चंपावत में जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो सत्ता की राजनीति का आईना था। एक बच्ची जिसे पहले इंसाफ के नाम पर आगे किया गया और फिर उसी बच्ची को कैमरे के सामने खड़ा करके कहलवा दिया गया कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। अब सच क्या है? यह साजिश थी, ड्रामा था, या सत्ताधारी पार्टी के भीतर की गैंगवार? ये तो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन एक सवाल बिल्कुल साफ है, क्या बीजेपी के लिए हमारी बेटियां सिर्फ राजनीति का औजार हैं? कभी नारी शक्ति के नाम पर मशाल यात्रा और कभी अपनी अंदरूनी लड़ाई में महिलाओं और बच्चियों को मुहरा बनाना। जिस बीजेपी ने महिलाओं के सम्मान पर राजनीति की, क्या उसके लिए महिलाओं की गरिमा सिर्फ एक सस्ता हथियार भर है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों की बात करेंगे, ऐसे सवाल जिनसे सत्ता बचना चाहती है। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो तस्वीर दिखाई गई उसके पीछे की कहानी शायद उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पहले पूरी कहानी समझ लेते हैं, क्योंकि चंपावत में जो हुआ वो सिर्फ एक खबर नहीं थी, वो राजनीति, सत्ता और नैरेटिव की पूरी पटकथा जैसा था। 6 मई को अचानक एक खबर पूरे उत्तराखंड में आग की तरह फैलती है। कहा जाता है कि चंपावत में एक बीजेपी नेता पूरन रावत ने अपने 2 साथियों के साथ 16 साल की नाबालिग के साथ गैंग रेप किया। यह कोई सोशल मीडिया की अफवाह भर नहीं थी। खबर पुलिस में दर्ज मुकदमे के आधार पर बाहर आई थी। एफआईआर दर्ज होती है और शिकायत खुद पीड़ित बच्ची के पिता की तरफ से दी जाती है। फिर क्या था? टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है, न्यूज पोर्टल्स पर हेडलाइंस चमकने लगती है, सोशल मीडिया पर गुस्सा उबलने लगता है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सड़कों पर उतर आती है, महिला संगठन प्रदर्शन करने लगते हैं, सरकार से जवाब मांगा जाने लगता है। और फिर वही सवाल जो हर बार उठता है, हर भाजपाई रेपिस्ट नहीं होता, लेकिन रेप के लगभग हर मामले में कोई ना कोई बीजेपी नेता क्यों निकल आता है? इसके बाद बीजेपी नेताओं से जुड़े पुराने दुष्कर्म के मामलों की फाइलें फिर से खुलने लगती हैं। पुराने बयान, पुराने चेहरे, पुराने आरोप, पुरानी खबरों की कतरने, सब फिर से जनता के सामने तैरने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल ड्रामा तो इसके बाद शुरू होता है। मुकदमा दर्ज हुए 24 घंटे बीतते न बीतते चंपावत की एसपी रेखा यादव का चेहरा मोबाइल स्क्रीनों पर उभरने लगता है। कहती हैं, सुनिए। घटना और घटना में वर्णित तथ्यों का जब उसमें हमारा एनालिसिस किया गया तो ये जानकारी संज्ञान में आई कि घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह वैसा होना नहीं पाया गया। पीड़िता से जब इस संबंध में पुनः बात की गई और उसके संबंध में उनसे जब विचारण किया गया तो पीड़िता द्वारा यह स्पष्ट किया गया, वह एक्सेप्ट भी किया गया कि जो घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह घटना उस प्रकार से होना नहीं पाई गई है। यह कुछ लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र करके पूरा घटनाक्रम को रचा गया था। इसमें जो षड्यंत्र करता थे वह कमल रावत, उनके एक महिला सदस्य, साथी व अन्य लोग, इन लोगों के द्वारा मिलकर के अब कमल रावत द्वारा पूर्व में एक प्रकरण को लेकर के वह अभियुक्त रहे हैं, जिसको लेकर के उसके मन में यह खेद था कि मैं जिन लोगों ने उस प्रकरण में उसकी पैरवी की थी उनके विरुद्ध वह बदला लेने की भावना से ग्रसित थे। इस जो हमारी नाबालिग पीड़िता है, इसका प्रयोग करके, इसका यूज करके उनके द्वारा अपनी जो एक बदले की भावना है उसकी पूर्ति हेतु पूरा षड्यंत्र रचा गया। वे कह रही हैं कि मामला सामने आते ही एसआईटी बनाई गई, जांच हुई, मेडिकल परीक्षण हुआ और कुछ ही घंटों में पता चल गया कि पूरा मामला झूठा था। एसपी कैमरे के सामने ये भी कह रही हैं कि ये पूरी साजिश कमल रावत नाम के व्यक्ति ने रची थी। कमल रावत कौन है, उसकी कहानी क्या है, उस तक पहुंचेंगे। उससे पहले कुछ ऐसे सवाल जो इस पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना देते हैं। सबसे पहला सवाल,
वही एसआईटी जो 4 साल में भी अंकिता भंडारी केस के वीआईपी का नाम नहीं खोज पाई, वो एसआईटी आखिर कुछ ही घंटों में इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गई कि मामला फर्जी है? क्या इतनी तेज जांच सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आरोप सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों पर थे? दूसरा बड़ा सवाल, अगर मामला सच में झूठा था तो फिर शिकायत दर्ज कराने वाले बच्ची के पिता पर क्या कार्रवाई हुई? क्या फर्जी मुकदमा दर्ज कराने, समाज में तनाव फैलाने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में कोई केस दर्ज हुआ, या फिर मामला सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित है? और अब सबसे अहम बात, जिसने पूरे घटनाक्रम को और असामान्य बना दिया, मेडिकल जांच की रिपोर्ट बताने के लिए जिले के सीएमओ यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सामने क्यों लाया गया? आज तक आपने कितने मामलों में देखा है कि कोई सीएमओ कैमरे पर आकर मेडिकल रिपोर्ट समझाता घूम रहा हो? आमतौर पर डॉक्टर अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप देते हैं, उसके बाद जांच, प्रेस ब्रीफिंग और कानूनी कार्रवाई पुलिस करती है। लेकिन यहां पुलिस के साथ साथ सीएमओ को भी बाकायदा मीडिया के सामने लाया गया। सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दी और इतनी बेचैनी किस बात की थी? सच्चाई बताने की या डैमेज कंट्रोल करने की? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी ये सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। चंपावत में हुई एक बालिका के साथ व्यभिचार की घटना, आज उस घटना ने नया मोड़ ले लिया है। कल जैसे कि इस घटना की जानकारी हमें मिले, मैंने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, एसएसपी चंपावत और डीएम चंपावत को इस आशय से एक संदेश फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेषित किया कि इस घटना के जो अपराधी हैं, जो तथाकथित आरोपी हैं, उनको तत्काल पकड़ लिया जाए। 24 घंटे से भी कम के समय में इस घटना ने नया मोड़ ले लिया, और नया मोड़ ये ले लिया कि जिस बालिका के पिता ने हस्तलिखित एप्लीकेशन सौंपी थी पुलिस को कि ऐसी ऐसी घटना मेरी बेटी के साथ हुई है, वही परिवार अब पलट गया और उन्होंने ये कहा कि ये जिन्होंने इस बात को फैलाया है ये झूठ है, और अब पुलिस जिन्होंने उस परिवार को न्याय देने की लड़ाई लड़ी, अब उन्हीं 2 लोगों के पीछे पुलिस पड़ गई है। और उनको मैंने सुना कि उसमें से एक को तो पुलिस ने पीट कर जांच पूछ के लिए ले गई। इस प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो इस तरह राज कर रहे हैं कि एक तो अपराध जो कर रहा है वो अपराध करे, लेकिन उसके बाद सबूत देने वालों को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो सबूत देने की कभी चेष्टा भी न करें। मतलब सरकार की एक कोशिश है कि इस प्रदेश में घटने वाले अपराध की घटना को अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाने की भी कोशिश करेगा तो सरकार उसको बुरी तरह पीटेगी, प्रताड़ित करेगी। ये स्थापित हो रहा है। अगर पुलिस को ये लगता है कि ये आरोप सही नहीं है तो सबसे पहले तो उस बालिका के पिता पर जिसने वो हस्तलिखित पत्र पुलिस को दिया, उसकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों ऐसा एलिगेशन अपनी बेटी के खिलाफ किसी पर लगाया, अगर गलत था तो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो परिवार पीड़ित महसूस कर रहा था, वो परिवार न्याय की गुहार लगा रहा था, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसकी सिफारिश करने आया कि भाई इनके खिलाफ ये जो गुहार लगा रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ में प्रताड़ना की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनको संरक्षण मिलना चाहिए, ये सब लोग कह रहे थे। अब जो गुहार लगा रहे थे वही अगर आरोपी उनको सिद्ध कर दिया जाए, अपराधी सिद्ध कर दिया जाए, तो इस प्रदेश में आगे आने वाले समय में जो लोग इस तरह के कंप्लेंट करने वाले लोग हैं कि भाई मेरे साथ अन्याय हो गया, उनके अन्याय में उनके साथ खड़ा होने वाले फिर लोग भी नहीं मिल जाएंगे। अब जरा उस कमल रावत की बात कर लेते हैं जिसे एसपी रेखा यादव साजिशकर्ता बता रही है। कमल रावत बीजेपी का मंडल अध्यक्ष रह चुका है। जब मंडल अध्यक्ष था तब उस पर भी नाबालिग का रेप करने के आरोप लगे थे, केस दर्ज हुआ था, कई महीने वह जेल में रहा था, बाद में हाई कोर्ट से बरी हुआ था। उसने भी यही आरोप लगाया था कि उसे फंसाया गया है। अब पुलिस की माने तो कमल रावत ने इसी का बदला लेने के लिए अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष पूर्ण रावत के खिलाफ साजिश की है। इस बीच कमल रावत का एक वीडियो भी सामने आया है, सुनते हैं। अपनी बाइक पे बैठाकर शादी में ले जाता है और रात भर उसके साथ शोषण करता है, और उसके साथ 2 अन्य लोगों का लड़की ने नाम लिया है जिसमें गैंग रेप है। और उसके बाद
लड़की कोतवाली आई है, हम लोग भी आए हैं लड़की को लेके, क्योंकि हम भी पुलिस वालों के साथ वहां थे और हम बरामदगी में मौजूद थे, हम आई विटनेस हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर भाजपा के नेता लोग पहुंचे हैं, शैलेश जोशी पहुंचा है यहाँ पर, और जो अन्य जो दूसरा आरोपी भाजपा का नेता है पूरन रावत वो है, और इनके ऊपर एफआईआर लिखने के बजाय उल्टा ये लोग हमारे ऊपर हाथापाई कर रहे हैं और नाबालिग की एफआईआर को जबरदस्ती दबाने का कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने हमें डिटेन कर दिया, उनको उनमें से सिर्फ एक को डिटेन किया और सबको छोड़ दिया। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उतना बड़ा कांड होने के बाद अभी तक, अभी रात के 9:30 बजे हैं, हमें भी थोड़ी देर पहले छोड़ा गया, मुझे अभी 9:30 बजे हैं और लड़की और उसके पिताजी को नहीं छोड़ा गया है। अब जबकि उस बच्ची को भी कैमरे के सामने लाकर उससे बयान दिलवाया जा चुका है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, पैसों का लालच देकर उससे आरोप लगवाए गए थे, तो हमारे सामने पुलिस की कहानी को ही सच मानने के अलावा कोई और चारा बाकी नहीं रह गया है। हम पुलिस की कहानी को पूरी तरह सच मानते हुए कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आप भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने माध्यम से ये सवाल जरूर पूछिए। पहला सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के भीतर गैंगवार चल रही है? क्या यह गैंगवार इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि अपने प्रतिद्वंदी को ठिकाने लगाने के लिए बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं? दूसरा और अहम सवाल, इस गैंगवार में नाबालिग बच्चियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कमल रावत और पूरन रावत के बीच की पुलिस वाली कहानी तो यही बता रही है। इस घटना को लेकर उत्तराखंड महिला मंच ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर देहरादून में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अंकिता भंडारी मामले को देखते हुए पुलिस की कहानी में आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। ये भी आरोप लगाए गए कि जो लोग अंकिता के मामले में साक्ष्य मिटाने के लिए उसके कमरे पर बुलडोजर चला सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म का बलात्कारी संस्कृति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम देशभर की बात करें, क्या हो रहा है आज महिलाओं के साथ? किस तरह 4 साल की बच्ची से लेकर 77 साल की बच्चियां भी बलात्कार का शिकार हो रही हैं। क्या आपको उससे फर्क नहीं पड़ता? आज के दौर में लोग हमारे सीट पर बैठे हुए महिला नेत्रियां कहती है कि अंकिता भंडारी वाला कोई मुद्दा ही नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सुन लो यहाँ से कि जिन वीआईपीओ को आपने बचाया है, आज हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। वो 2023 में पास हो चुका है। कितनी गंदी राजनीति करोगे आप महिलाओं के ऊपर? कितना स्तर गिर चुका है तुम्हारा। जिन महिलाओं को आप कहते हैं कि हम देवी हैं, हम पूजते हैं, हम इनके लिए आरक्षण मांग रहे हैं, उन महिलाओं को आपने सिर्फ वस्तु के तरह उसको यूज करा है, आपने वोट की वस्तु माना है उसको। सिर्फ आप चाहते हैं हमारे वोट की चीज है। कौन करेगा जांच? किससे मांग रहे हैं हम जांच? किससे कह रहे हैं हम कि हमारी जांच कीजिए? कौन सीबीआई, कौन ईडी, कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री? किससे मांग रहे हैं हम? कुछ नहीं होने वाला। बड़े गौर से, बड़े ध्यान से और बड़ी समझदारी के साथ आप समझ लीजिए कि हमें उत्तराखंड को देवभूमि नहीं, हमें इंद्र का लोक नहीं, हमें वो लोक नहीं जहाँ अप्सराएं नाचने के लिए मनोरंजन देवताओं का करती हो, हमें वो धरती नहीं, हमें इंसानों को रहने के लिए इंसानियत नाम की धरती चाहिए। इसलिए इसको उत्तराखंड को देवभूमि कहना बंद करो, इसको इंसानों की भूमि बनाओ और इंसानों को रहने लायक, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दलित है, कमजोर है, वो यहाँ से आराम से निडर होके, निर्भय होके सांस ले सके और सम्मान के साथ जी सके। हमें वो धरती चाहिए।
तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धन्ना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड भी है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए ईश्वर पाल शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।